आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल बारी। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही जो सबसे ज्यादा काबिले गौर थी, जिस पर तमाम लोगों की निगाहें गई और तमाम लोगों ने उसे, किसी का रिएक्शन आया, किसी ने उसे हेडलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो वर्चस्व की बात कही जाती है उसको मुसलमानों को छोड़ना होगा, तब उसके बाद जो है वो पूरी तरह से देश में सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आज मोहन भागवत के उस बयान को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई राजनीतिक बयान है, क्योंकि 2024 सर पर है और 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूरी तरह से तैयारियां कस रही है। लेकिन दूसरी तरफ देश में जिस तरह के हालात हैं, बार बार आरएसएस प्रमुख का सामने आना, कभी ये कहना कि तमाम लोग जो है उनके पूर्वज जो है हिंदू थे, इस तरह की बात करना, फिर उसके बाद ये कहना कि तमाम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन वर्चस्व की जो बात होती है, यानी अपने आप को कोई किसी से सुपीरियर न समझे, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, आज इन्हीं तमाम चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहमान हैं जस्टिस बीडी नकवी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ सलमान अरशद आजमी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे हैं, आरएसएस पर गहरी नजर रखते हैं और ये कहा जाए कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर गिरीश जोयाल भी मौजूद हैं। हम अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले गिरीश, हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर मोहन भागवत साहब क्या कहना चाहते हैं, क्यों उनको ये कहना पड़ा कि आखिर जो है, जो वर्चस्व की बात उन्होंने कही है, उसके क्या मायने निकाले जाएं। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम आदरणीय मोहन भागवत जी कोई भी बात कहते हैं तो सभी भारतीयों को ध्यान में रख करके कहते हैं। उनका ये कहना था इस विषय में कि चाहे मजहब से कोई सनातनी हो या मुस्लिम हो, भारतीय ने कभी भी इस देश पर राज नहीं किया। चाहे पहले तुर्क आए हों या उससे पहले के भी कोई आक्रमण हिंदुस्तान में हुए हों या उसके बाद मुगल आए, वे सब मुस्लिम जो है विदेशी मुसलमान थे। भारत का सनातनी भी और भारत का मुस्लिम भी जो था वो हमेशा दब करके रहा, गुलामी के साथ रहा। तो उन्होंने बताया मुस्लिम भारतीयों को कि आपका कभी भी राज नहीं हुआ, आपके साथ भी अत्याचार हुआ है। ऐसी बात वो उसमें से कहना चाहते थे। नहीं, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से आपने ये कहा कि जो बाहर से लोग आए भारत के अंदर, और जिस तरह से चाहे वो मुसलमान समुदाय के राजा रहे हों यहाँ पर आए, लेकिन जो इतिहास है, जाहिर है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता ना। ये कहा जा सकता है कि 700-800 हाँ, साल बदला नहीं जा सकता। वो और लोग ऐसे आए, उन्होंने राज किया, कहीं इस चीज पर को भी कैसे कोई भुला देगा। नहीं, मैं बताता हूं आपको जी कि इस्लाम के हिसाब से अगर कोई चीज होती जी। हिंदुस्तान में तो वहां बादशाहत नहीं होती, खलीफाहत होती। हम्म तो यहाँ पर तो जो लोग आए वो बादशाह बनकर के आए विदेश से, हम्म खलीफाहत लेकर के नहीं आए। हम्म हिंदुस्तानियों ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सर पर उठाया, पूरी तरह से उनकी हर चीज को माना। हम्म लेकिन जो कोई भी हमारे को गुलाम बनाने के लिए हिंदुस्तान में आए, उनको हम कैसे मान सकते हैं कि ये हमारे फलाह और बहबूद के लिए आए। तो वो आज भी उस बात को लेकर के भारतीय मुसलमानों को गुमराह करते रहते हैं, जबकि मुसलमान भी उतना ही रहा गुलामी में जितना
सनातनी रहा हिंदुस्तान में गुलामी में 1947 से पहले। ठीक है अरशद साहब, आप इसे किस तरह से देखेंगे? क्या जो बात कही जा रही है, जो गुलामी की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि उन तमाम चीजों को भूल जाना चाहिए, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। हमने ये जरूर पढ़ा है, इस्लाम कहता है कि कोई किसी को, इस्लाम में किसी तरह की कोई सुपीरियरिटी नहीं है, कोई किसी से अफजल नहीं है, कोई चाहे वो काला हो उसको गोरे पे फौकियत नहीं है, या गोरे को काले पे तरजीह नहीं दी जा सकती। जो बात यहाँ कही जा रही है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए भाई साहब, ये सब बातें जो आदरणीय मोहन भागवत जी द्वारा कही गई हैं अभी, हाँ। और टाइमिंग पे जरा गौर कीजिएगा कि ये किस माहौल में कही जा रही हैं और किस वक्त कही जा रही हैं। पहली चीज तो ये कि अच्छी अच्छी बात है वो, ये बात अगर उनके दिल में आई है कि डरना नहीं चाहिए मुसलमानों को देश में, तो बात तो बहुत अच्छी कही है उन्होंने, लेकिन इंटरनेशनल पटल पे मैसेज किया जाता है इसका, यानी कि मुसलमान यहाँ का डरा हुआ है। वो खुद कह रहे हैं, अपने स्टेटमेंट में ही जाहिर कर रहे हैं, भाई किसी को डरा हुआ क्यों कहा गया था, मतलब डरो मत, इसका मतलब है कि वो डरा हुआ है। तो इंटरनेशनल मैसेज जो है ये अच्छा नहीं जा रहा है देश के प्रति, कि यहाँ की माइनॉरिटी क्या डरी हुई है। ऐसा कौन सा संदेश है ये, और ये जरूरत है कहने की, मैं नहीं समझ पाता हूं। और दूसरी बात ये कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूं कि घटिया अमल है, और इसको ना हिंदू धर्म में और ना मुस्लिम धर्म में इसको अच्छा माना जाता है कि कोई अपने को सुपीरियर समझे, चाहे वो रामायण पूरी पढ़ डालिए आप। अगर ये चीज नहीं है तो आखिर इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ नहीं, अब देखिए, जो मैं अब आपके सामने जो कहना चाह रहा हूं कि ये टाइमिंग जो है, मतलब इस वक्त कही गई है जो बात ये कही गई है, ये टाइमिंग थोड़ा सा मैच कर रही है कहीं से। मैं समझ रहा हूं कि आप समझते होंगे इस बात को, कि मैं एक शेर कह दूं इस सिलसिले से कि बेनतीजा जो रहे बात तो करते क्यों हो, बेनतीजा जो रहे बात तो करते क्यों हो, दोनों भाई हैं तो आपस में झगड़ते क्यों हो। मसला यह है कि आज की इस माहौल में एक तरफ एक शख्स इस देश में भारत जोड़ो का अभियान लेके चला है, ठीक है, ये अभियान और ये मैसेज कोई नया नहीं है इस देश के लिए, हमेशा हुआ है। कभी देश तोड़ने के लिए भी यात्रा निकली है, तो कभी देश जोड़ने के लिए भी यात्रा निकली है, और गांधी जी के भी उपदेश मानने वाले लोग हैं इस देश में। आपको लगता है कि टाइम ठीक नहीं है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गया है, ये टाइमिंग जो है। पांडे हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पांडे हैं, जाहिर है पत्रकार हैं, उनकी गहरी नजर है, आरएसएस की राजनीति को बेहतर तरीके से वो समझते हैं, और जाहिर है कि पत्रकार हैं, तमाम चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। पांडे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस और इशारा अरशद साहब कर रहे हैं कि एक तो राजनीतिक एजेंडे की तरफ वो उसको देख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है, आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक बहुत सीधी कहावत है, जब से चेतो तब से राम। मुझे लगता है कि जब जिसका जमीर जग जाए तो वो अच्छा है। और अब रह गई बात जहां पे आई, यहाँ पे जो किसका जमीर जगह है, सर संचालक जो है, जमीर किसका जगह है ये? अब देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। हाँ, आप बीच में काट देते हैं, पहले से ही मैं जानता हूं आपको। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस टाइम का जो माहौल और जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं उससे जो है सहमत हूं। लेकिन जब रही गई बात की, जब मोहन भागवत जी अगर कोई बात बोल रहे हैं, देखिए, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ ने अच्छा कार्य भी किया है, बहुत किया है। और संघ को देश में जो है एक सामंजस्य की राजनीति स्थापित करने की कोशिश संघ करता रहा है।
अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में। हाँ। तो अब इसके जहां तक रह गई बात, हाँ भाजपा वाले तो कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जिस तरीके से वो लोग जो है उस पर अटैक कर रहे हैं, मुझे उससे लगता है भाजपा के अंदर तो खलबली है, लेकिन संघ के अंदर जो एक बात कही गई है, मैंने कहा कि जैसे कहा है किसी शायर ने कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हाँ। तो मोहन भागवत जी ने किसी एक धर्म के लिए नहीं बोला, हाँ। उनकी पूरी स्टेटमेंट को लोगों ने नहीं पढ़ा। हाँ। मोहन भागवत जी ने कहा कि ना तो हिंदू कहे कि मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत मेरा जो है अपने को वर्चस्व के ऊपर ले जाए कि मैं बड़ा हूं, मैं यहाँ का जो है सब कुछ हूं, अपने को श्रेष्ठ न साबित करे, हिंदू भी नहीं साबित करे, मुस्लिम भी ना साबित करे, जैन सिख पारसी यहूदी ईसाई भी इस देश में, क्योंकि एक भारत ऐसा देश है धर्मेंद्र भाई, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं। धर्मेंद्र भाई, क्या आपको लगता है कि कभी भागवत जी कभी का जो बयान हिंदुस्तान था का वो मुसलमान मुसलमानों के लिए कम था। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहन भागवत जी के बयान को मैं दूसरे तरह से देखता हूँ, वो जी। मुसलमानों के लिए कम था, बल्कि वो भाजपा और भाजपा के जो लोग आजकल कुछ वैसे कर रहे हैं जो उनके लिए एक वर्चस्व की बात संदेश कर था रहे हैं। कि वर्चस्व आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकों में अगर वर्चस्व आया तो वो देश के लिए हित का। बीच बीच में थोड़ा सा चूंकि आवाज ब्रेक कर रही है धर्मेंद्र जी आपकी, बदरुद्दीन नकवी साहब आपसे समझना चाहेंगे। साफ तौर पे पांडे साहब का ये मानना है कि इसे उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है उनकी अपनी जो सोच है पांडे साहब की, वो उनका कहना यह है कि देखिए राजनीतिक चीज हो सकती है, चूंकि एक टाइमिंग है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन वो बहुसंख्यक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपके अंदर भी ये चीजें नहीं आनी चाहिए। इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर हम पूरे मुआशरे को, समाज को देखें, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय या और जो ये कहा जाए कि पिछड़ा समाज या फिर माइनॉरिटी से जुड़े हुए समाज के लोग हैं, उन पे बराबर हमले इस तरह के होते रहते हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि कुछ बातों को हमें जब हम डिबेट कर रहे हैं तो हमें कुछ माजी में भी झांकना होगा और उस फलसफे पे भी रोशनी डालनी होगी जिस फलसफे पे आरएसएस का क्याम हुआ है। उनका बंच ऑफ थॉट का सीधा सीधा फलसफा है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड कम्युनिस्ट आर मेनेज टू द नेशन। या तो इस फलसफे को बिल्कुल बदल दिया जाए, या मोहन भागवत जी कहते हैं कि नहीं साहब हम बंच ऑफ थॉट को नहीं मानते, तब हमें ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट। उनका आधा स्टेटमेंट तो मैं अच्छा मानता हूं कि उन्होंने कहा भाई डरने की जरूरत नहीं है, वो एक तरफ ये बात कह रहे हैं, बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो 5-7 साल में जो हो रहा है, तो इनाम दिया जा रहा है नहीं, आपको भाई नियत में लोगों खोट को, दिख रहा है? जी नियत में आपको भाई खोट, रिवार्ड दिया जा रहा है। क्या कह रहे? नियत में खोट दिख रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, आधा स्टेटमेंट मुझे ठीक लगा, आधे में जो है वो सियासत है कि ये कहना कि नहीं साहब डोमिनेशन आपके अंदर फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में सब बराबर हैं, इस संविधान ने सबको बराबर कर दिया। ये बात तो तब थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक पूरा कास्ट सिस्टम था, वो आज उस शेप में नहीं रह गया। एक सिस्टम में बराबरी का, एक सिस्टम में गैर बराबरी का। अब आप हिंदू समाज के अंदर कोई कल्पना बराबरी की नहीं कर सकते। अब है, संविधान को मानने वाले ही मानेंगे कि आज यहाँ का दलित, पंडित और भी जो कौमें हैं, जो भी है, सब बराबर है। इस्लाम में मैसेज जरूर बराबरी का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल शिप हिंदुस्तान में आन के इस्लाम को यहाँ के कास्ट सिस्टम ने भी आगे नहीं बढ़ने दिया और यहाँ कम्युनिज्म भी फेल हो गया। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये कास्ट सिस्टम यहाँ बहुत स्ट्रांग है और उन्हीं लोगों को श्रेष्ठता का एहसास होता है जो किसी कास्ट सिस्टम में ऊपर है। ये तो मानना पड़ेगा इस चीज को, लेकिन अब वक्त बदला है, सियासत बदली है और आरएसएस, जाहिर है जो पार्टी आरएसएस से निकली है बीजेपी, वो इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है। लेकिन जो चीजें बदल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान का, बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरा, यहाँ जो एक ललक है गरीब में, कमजोर में, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उनकी ललक को कैसे रोका जाए और गरीब के इनकलाब को कैसे रोका जाए, ये सब बातें उसी लिए हैं।
कि हम एक धर्म की लड़ाई लड़ते रहे यहाँ। अच्छा, धर्म की लड़ाई को कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत सूट करता है, जो हिंदुस्तान के पैसे वाले हैं उनको बहुत सूट करता है कि लोग धर्म के नशे में रहे और ये बात ना सोचें कि वो क्या खो रहे हैं। तो अब ये जो लड़ाई बढ़ेगी आगे, वो जो बात की है राहुल गांधी ने कि विजन चाहिए, एक अल्टरनेटिव फिलॉसफी चाहिए, हमें उस तरफ सोचना होगा। क्या कोई ऐसा विजन है इस कंट्री के लिए जिसके अंदर आरएसएस के जो मुखालिफ लोग हैं, जो आरएसएस फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं, वो किस तरह से उनसे लड़ाई लड़ेंगे? बात तो ये सोचने की है। ये मोहन भागवत तो डीएनए के बारे में बहुत कह चुके, वो बात वक्त वक्त पर कहते रहते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों को मैसेज देते रहते हैं जो उनके सपोर्टर हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग थॉट्स के लोग हैं, यहाँ अलग अलग मजहब पलते हैं, अलग अलग फिलॉसफी चलती है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि भाई यहाँ आप पूजा भी करिए, मस्जिद भी जाइए, गिरजे में भी जाइए, ये सब चीजें हैं। और ये बात कहूँ, सनातन धर्म की एक बात बहुत बड़ी है, उसमें टॉलरेंस का जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी फिलॉसफी में नहीं है। तो अलग अलग फिलॉसफी का मैसेज है। इस्लाम में इक्वलिटी का है, क्रिश्चियनिटी में सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब आप देखिए नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो दिया हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को, वो क्रिश्चियनिटी की देन है। तो हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जहां मुख्तलिफ सभ्यताओं का मेल है और एक ऐसा गुलदस्ता है जिससे सारी दुनिया को एक मैसेज जाता है। हम एक सेंटर स्टेज पे है दुनिया की। अगर हम सिविलाइजेशन से देखें, कल्चर से देखें, तो वी बिलोंग टू ए ब्यूटीफुल कंट्री। और बाहर सियासत की चीजें, इलेक्शन जीतना हारना और ये बातें करना, ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज और कुछ नहीं मेरी नजर। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश, जिस तरह से तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका एक तरफ तो ये तय है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा जरूर है इसमें। आखिर एक सोशल जमात जो अपने आप को कहती है, सोशल एक्टिविज्म की बात करती है, देश में जो है आपस में लोगों को जोड़ने की बात करती है, अचानक एक तरफ वो कहती है कि नहीं हम सामाजिक संगठन है, दूसरी तरफ राजनीतिक जो ये मंशा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसानदेह है, क्योंकि द्वंद की स्थिति क्रिएट हो जाती है ऐसे में। नुकसानदेह कुछ नहीं है। देश में जो विकृति है, जो प्रकृति है, उसको संस्कृति में बदलना, यानी देश को स्वस्थ करना होता है, उसको सेहतमंद करना होता है। और समस्याएं तो सब गिनाते हैं, कास्टिज्म है, गरीबी है, लेकिन उसका हल कोई नहीं बताता। नहीं तो आप इससे इनकार और करते हैं अब हम ये अगर हम लोग नहीं, ये चीजें 100% पर काम करते हैं, क्योंकि हमारा देश जमहूरियत वाला देश है, इसलिए हमारे को जमहूरियत को भी साथ में रखकर के काम करना पड़ेगा। 100% पर काम करना पड़ेगा। तो 100% पर काम करते हुए सिर्फ राजनीतिक नहीं चलती, राजनीतिक सिर्फ आटे में नमक के बराबर चलती है। दूसरा, हमें उन सब खतरों से भी निपटना पड़ेगा जिसके कारण से बांग्लादेश बना, जिसके कारण से पाकिस्तान बना, जिसके कारण से मुस्लिम देश आपस में लड़ते हैं। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कितना तनाव है, ये हम सब लोग जानते हैं। हमारा पड़ोसी कंगाल होता चला जा रहा है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो उसका हल भी हमारे को देखना पड़ेगा साथ साथ। भाई जो हालत हो रहे हैं, हिंदुस्तान भी कंगाल हो रहा है, जो हालत बन रहे हैं वो हम सबके ध्यान में आ रहा है। और हमारे को हर हालत में अगर हम बिस्मिल्लाह याद रखेंगे, तभी हमारे को जो आखिरी नबी है वो भी याद रखेंगे। पहले नबी हमारे कौन थे? हजरत आदम थे, और उनको जितनी तरह की हिदायतें मिली खुदा से वो सीधा मिली, बीच में कोई फरिश्ता भी नहीं था। और आखिरी नबी के कारण से जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने जितनी विकृतियां अरब की देखी, उसकी कुछ विकृतियां जो थी, यानी उनके पहले की विकृतियां, हजरत मोहम्मद साहब ने तो उनको सबको बदला, लेकिन वो कौम जो थी, वो आसपास के रहने वाले सब लोग थे, उनके अंदर से वो विकृति समाप्त नहीं हुई थी। वो विकृतियां हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी रूप से आई, और यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य थे, बहुत ऊंचे जीवन मूल्य थे, उनको हार्श करने का उन्होंने कोशिश करी। उसको हम उजागर करना चाहते हैं कि हमारा जो देश में संस्कृति है, सभ्यता और जीवन मूल्य, वो हजरत आदम के जमाने की है, प्योर है। हर मजहब इंसान को इंसानियत तक पहुंचाता है, और इंसानियत फिर हमारे को काबिल बनाती है दुनिया में
और दुनिया के बाद की दुनिया में। इन सब बातों को ध्यान करने की आवश्यकता है और इन सब चीजों को ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि देश हमारा है, देश को ठीक करने का काम भी अपना है और देश के अंदर अपनापन आए, परायापन समाप्त हो। और राजनीतिक तो हर हालत में, बिना राजनीतिक के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए राजनीति बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, रहेगी, आधे में नमक के बराबर लगता है। गिरीश भाई से पूछिए भाई, बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अमलन वो चीजें दिखती नहीं है, इसलिए ये सवाल उठते हैं और इसी वजह से ये राजनीति भी होती है। नहीं नहीं, दिखते क्यों नहीं है जी? दिखते भी हैं, लेकिन उस जगह पर जाना पड़ता है। आप बताओ किसमें आपको उदाहरण चाहिए, वो उदाहरण आपको दूंगा मैं। नहीं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई एक सोशल संस्था राजनीतिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, ये क्या मतलब है? हमारे देश में जमहूरियत है, जमहूरियत को खराब करने वाले, अब कांग्रेस कहती है कि हमारा राष्ट्र बन रहा है। नहीं, कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना, बन रहा है राष्ट्र हमारा, लेकिन हम सबका मानना है कि हमारा राष्ट्र बहुत प्राचीन है, हजरत आदम के जमाने का राष्ट्र है हमारा। अरे तो इस बात को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई आपसे ज्यादा बेहतर तो जो है नकवी साहब या अरशद साहब इस्लाम को जानते हैं, वो कहेंगे कि भाई अब गिरीश साहब ही हमें मिले इस्लाम। नहीं, एक बात बताएं, हमारा राष्ट्र हजरत आदम के जमाने का है या अंग्रेज के जमाने का है? वो अभी बन रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो अंग्रेजों की मुखालफत कीजिए ना, आप ये कह रहे हैं कि क्यों मुखालफत करेंगे? काले अंग्रेज हैं, अंग्रेज तो चले गए छोड़ करके, अब कांग्रेस रूपी काले अंग्रेज हैं जो ये कह रहे हैं ये देश अभी बन रहा है। हाँ, यानी देश आगे नहीं, हमारी सोच पर ही वो कुठाराघात करते हैं, ऐसे वो जोड़ेंगे। आज जो देश आगे बढ़ रहा है, 84 के दंगे करा करके जोड़ेंगे, पाकिस्तान बनवा करके जोड़ेंगे, अरे दलितों तो पूछिए भाई, कश्मीर छोड़ करके जोड़ेंगे। जरूर बुला लिया करिए दलित चिंतक को, वो बताएगा कि 1000 साल तक जुल्म कैसा हुआ है। यहाँ के समाज में जो जुल्म हुआ है उसकी मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है। दलितों बेचारों को क्या बराबरी थी, किया है जुल्म, तुर्कों ने जुल्म है ना, तो हम लोग निकले हैं। जुल्म किया है, अपनी हरम में रखने के लिए व्यक्तियों को नपुंसक बनाया गया। बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हरम की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान में जो बात कर रहा हूँ सारे। आप दलितों को बुलाइए जरा, दलित से पूछिए कि कितना जुल्म हुआ है इंसान के साथ। थोड़ा सा हम ड्रिल हो रहे हैं। अरशद भाई, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से गिरीश जी का साफ तौर पे ये कहना है कि देश को कहीं ना कहीं हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं इसमें कोई वो चीज नहीं है, हम अपने असली की तरफ लौट रहे हैं। देखिए गिरीश भाई ने जो बातें आदम की तरफ दौड़ रहे हैं हम लोग, ये हमारे को मानना है। जिस जमाने में इंसानियत के रूप में लोग रहते हैं, उस तरफ हम बढ़ रहे थे और वो देन हिंदुस्तान की है। ठीक है, इनको अपनी बात रखने दीजिए जी। नहीं, गिरीश भाई ने जो बातें अभी की हैं बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सच बात रखी है सामने। कि जाहिर सी बात है कि ये इस दुनिया की शुरुआत पूरी दुनिया मानती है कि उसके जो दादा परदादा थे वो आदम अलैहिस्सलाम थे। ये बात तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है। हाँ, ये कि अब इस चीज का जो है जो उनके आखिरी नबी के जो उपदेश हैं कि भाईचारा और एक दूसरे के मजहब का एहतराम, इंसानियत सबसे ऊपर उठाकर रखी उन्होंने। कि एक बुढ़िया जो थी वो रोज कूड़े डालती थी उनके ऊपर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो एक दिन वो कूड़ा नहीं डाला उसने, तो वो दूसरे दिन उसकी खैरियत पूछने चले जाते हैं। तो ये क्या मैसेज था? क्या बुढ़िया मुसलमान थी वो? नहीं, उनका जो मकसद था वो इंसान को इंसान समझने का और इंसान को इंसानियत समझाने का और इज्जत देने का था। ये मैसेज ऐसा नहीं है कि वो मैसेज सिर्फ उस जमाने के लिए था, ये मैसेज क़यामत तक के लिए है कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग फख्र करते हैं इस बात को कि हम भारत देश में रहते हैं और दुनिया की सारी कौमों से अच्छे हम हिंदू भाइयों को मानते हैं, क्योंकि हम इनके साथ रहते हैं। हमें मालूम है कि ये कितने नरम दिल भी हैं अंदर से। इनको वो बात अलग है, कुछ हर जगह गलत और सही वो लोग हुआ करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं। हाँ, उनपे अंकुश लगना चाहिए जो लोग
इस देश को, इस देश के माइनॉरिटी को, इस देश के दलितों को तोड़ने और उनको डराने और उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, तो गवर्नमेंट उनको चाहिए कि उनके ऊपर अंकुश लगाएं। और वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन पे अंकुश लगाना और आसान है उनके लिए। तो मैं समझता हूं कि इंसानियत की बात की जाए और इंसानियत पे डिबेट की जाए, तो हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही अभी, और हम इनसे प्रेरित होकर एक बात बताना चाहेंगे कि अभी एक हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, श्रीवास्तव जी का, और वो मुस्लिम मस्जिद में आए और वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो जो बॉडी रखने के लिए ठंडी करने वाली मशीन जो होती है क्या अवेलेबल है, तो वहां के लोगों ने फौरन कहा बिल्कुल अवेलेबल है। उनको पहले ये लगा कि शायद ये मुस्लिम लोग हैं और ये गैर मुस्लिम के लिए शायद ये मशीन ना दें, लेकिन उन्होंने फौरन उनके घर पे पहुंचा दी। हिंदुस्तान की, यही हिंदुस्तान का कल्चर है। खूबसूरती बता रहा हूँ बारी साहब, मैं खूबसूरती बताता हूँ जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं। और वो ले गए, और चूंकि वो अमेरिका से 3 दिन बाद लौट के आए थे, और 3 दिन तक जो है उनके पिता की बॉडी यहाँ रखी रही। अड़ोस पड़ोस ने अप्रोच करके यहाँ पे मस्जिद से उठवाकर उनके घर पे ले गया और बॉडी पड़ी रही। फिर वो श्रीवास्तव जी जब घर आए तो वो भावुक हो गए इस बात को लेकर कि क्या मुसलमानों ने यहाँ पर उनके पिताजी की अर्थी को सेव करने के लिए मस्जिद से लाकर वहां मशीन रखी। और वो इतना भावुक हुए कि अर्थी जब उनकी क्रियाक्रम हो चुका तो उन्होंने एक नई मशीन मस्जिद को गिफ्ट करी। बिल्कुल। अब मैं तो कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैसेज देखिए, ठीक है, ये भावनाएं देखिए देश की, ठीक जो है, अंदर अंदर में जो भावनाएं हैं वो ये हैं। लेकिन हमें इसीलिए मेरा कहना था कि भारतीयता की जड़ों में इंसानियत है। बिल्कुल, अगर इंसानियत को जगाना फिर है लिंचिंग क्यों और होती पूरी है? दुनिया को इंसानियत के साथ जोड़ना है, तो भारतीयता की जड़ों के साथ जुड़े। उनको गिरफ्तार किया जाता गिरीश भाई, फिर ये किसको? सवाल, जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं फिर उनके खिलाफ एक्शन सरकार क्यों नहीं लेती है? क्यों ऐसे लोगों को जो है पुरस्कृत कहाँ किया जाता है, लिंचिंग मालाएं पहनाई जाती है? पुराने जमाने की बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुरादाबाद, दिल्ली लिंचिंग तो राजधानी दिल्ली से जाते 1947 से पहले होती थी। तो अरे क्या बात कर रहे हैं आप धर्मेंद्र भाई? और उसके बाद में 2014 तक लिंचिंग होती रही। आप मुझे ये बताइए, देखिए लिंचिंग सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में मोदी को तो इनाम मिला है भाई। ऐसी स्थिति में, और फिर इतना मजबूत न्याय तंत्र है हमारा, उन्होंने न्याय दिया है पूरा। गिरीश भाई थोड़ा सा जी जी क्योंकि समय कम है, छोटा जी जी हाँ, सवाल क्या था आपका? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, हाँ, जाहिर है कि चुनाव एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं मुल्क का माहौल है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब, जिस तरह से अभी हमसे पहले जो है साहब बता रहे थे, वो देखिए दिल को खुश करने, दिल को खुश करने वो हिंदुस्तान में ही संभव है, किसी दूसरे मुल्क में नहीं। और आपसी भाईचारा जो हमारा है, देखिए ये वो माटी है जहां अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल एक साथ भोजन करते थे, देश को आजाद करवा दिए। हम उनके हमारे पूर्वजों, हम उनकी गाथा को गाते हैं। अब रह गई बात जो संघ प्रमुख ने बयान दिया है, अब सबका अपना अपना नजरिया है। गिरीश जुयाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बड़े जो है वो एक देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के वो जो है कन्वेयर भी हैं, संयोजक भी हैं, तो उनका अनुभव देखिए इस्लाम के बारे में अधिक होगा। लेकिन मैं जहां तक इस्लाम को जानता हूं, मैंने जहां तक सीखा है, और मुझे इसमें कई बार मेरा मार्गदर्शन गिरीश जुयाल जी भी किए हैं, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं। तो अब जहां तक रह गई बात हमारे इस बयान को लेकर के, देखिए राजनीति हो रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। राजनीति का जो है भाजपा और कांग्रेस की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा से कहीं न कहीं सरकार पे दबाव बना है, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि अगर दबाव नहीं बनता, बहुत बधाई हो, वहां की बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज सत्य है कि मोहन भागवत जी के बयान को सरकार के किसी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि समय खत्म हो गया, बहुत माफी के साथ, क्योंकि समय खत्म हो गया। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।